आज हम लोग पंच प्राण और नाड़ियों का सिद्धांत पढ़ेंगे। यह विषय योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नेचुरोपैथी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस सिद्धांत के बिना वायु चिकित्सा प्राणायाम को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मनुष्य केवल भोजन और पानी से जीवित नहीं रहता है, बल्कि प्राण शक्ति वाइटल लाइफ फोर्स के कारण जीवित रहता है। हम जो हवा सांस के रूप में लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवन ऊर्जा भी होती है, जिसे प्राण कहा जाता है। यह प्राण हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, कोशिका और मन को ऊर्जा देती है। योग शास्त्र के अनुसार जब शरीर में प्राण का प्रभाव संतुलित रहता है तब व्यक्ति स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत रहता है। लेकिन जब प्राण का प्रभाव बाधित हो जाए तब उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राण क्या होता है। तो प्राण शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलके बना है, प्र और अन्न। प्र का मतलब होता है प्रथम, मुख्य या फिर जीवन दायक, और अन्न का अर्थ होता है श्वास लेना। इस प्रकार प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या फिर जीवनदायी ऊर्जा। ध्यान देने वाली यह बात है कि प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि प्राण एक सूक्ष्म ऊर्जा, सस्टेबल एनर्जी है जो शरीर, मन और चेतना को सक्रिय रखती है। बात करेंगे योग और आयुर्वेद के अनुसार, तो प्राण हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, पौष्टिक भोजन, सूर्य के प्रकाश और प्रकृति से प्राप्त होती है। इनमें सबसे अधिक प्राण शुद्ध वायु में पाया जाता है। इसलिए सुबह के समय खुले वातावरण में अगर हम गहरी सांस लें तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। यदि शरीर में प्राण पर्याप्त मात्रा में हो तो व्यक्ति स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर प्राण की कमी होने पर कमजोरी, थकान, तनाव, चिंता और विभिन्न रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। पंच प्राण आयुर्वेद के अनुसार शरीर में एक ही प्राण अलग अलग रूपों में कार्य करता है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। यह 5 हैं। इसका नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन पांचों का अपना अपना स्थान, दिशा और कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायु, प्राण वायु के बारे में। तो प्राण वायु पंच प्राणों का सबसे महत्वपूर्ण है। इसका स्थान हृदय और फेफड़े के क्षेत्र मतलब चेस्ट रीजन है। इसकी गति ऊपर और भीतर की ओर होती है। इसका मुख्य कार्य है सांस लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखना, जीवन ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करना, निगलने की क्रिया, चेतना को बनाए रखना। यदि प्राण वायु संतुलित रहेगी तो हमारा श्वसन तंत्र स्वस्थ रहेगा और व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करेगा। यदि किसी को अस्थमा, सांस लेने में सांस फूलना, घबराहट, थकान या फिर हृदय की धड़कन बढ़ना
जैसी समस्या है तो वो हमारे प्राण वायु से जुड़ा हुआ है। दूसरा है अपान वायु। अपान वायु का स्थान नाभि के नीचे पैल्विक रीजन में होता है। इसकी गति नीचे की ओर होती है। इसका मुख्य कार्य है अविष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे मल जो है, यूरिन है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और डिलीवरी है, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो हम अपान वायु में करते हैं। यदि अपान वायु संतुलित रहेगी तो शरीर की सफाई अच्छी तरह से होती है। लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए तो कॉन्स्टिपेशंस, पाइल्स, यूटीआई, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसी समस्या देखने को मिलता है। फिर आती है हमारा समान वायु। समान वायु का स्थान नाभि और जो डाइजेस्टिव एरियाज है, मतलब पाचन क्षेत्र है, वहाँ पे होती है। ये शरीर के मध्य की ओर गति करती है। इसका मुख्य कारण है भोजन का पाचन, पोषण तत्व का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म्स और लीवर के लिए सहायक होती है। यदि समान वायु ठीक रहती है तो हमारा पाचन क्षमता अच्छा रहेगा। अगर ये असंतुलित हो जाए तो कॉन्स्टिपेशंस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्या देखने को मिलता है। फिर आती है हमारी उदान वायु। उदान वायु का स्थान गला तथा सिर है। इसकी गति ऊपर की ओर होती है। ये हमारी स्पीकिंग, रिमेंबरिंग मतलब मेमोरी, इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है, हमारी स्पीकिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है। योग के अनुसार जो आध्यात्मिक उन्नति में भी उदान वायु का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इसमें कोई डिफिशेंसी हो जाए तो बोलने की समस्या, मेमोरी लॉस की समस्या और कॉन्फिडेंट की कमी हो सकती है। फिर आता है हमारा व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में फैली रहती है। ये सभी दिशाओं में गति करती है। इसका मुख्य कारण है ब्लड सर्कुलेशन करना और मांसपेशियों का समन्वय बनाए रखना। अगर व्यान वायु पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा पहुंचाने का ही कार्य करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, असंतुलित हो जाए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, हमारे हाथ पैर में सुन्न सब फील होने लगेगा, कमजोरी लगने लगेगी और हमारे शरीर का समन्वय में कमी हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा रही हूँ और इस इमेज के हिसाब से मैं आप लोगों को सारे प्राण को शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से बता रही हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बाद देखो पंच प्राण में सबसे पहले मैंने प्राण वायु को बताया। देखो प्राण वायु पंच प्राण का सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। इसे हम किंग ऑफ ऑल प्राण भी कहते हैं। इसको हम किंग ऑफ ऑल प्राण भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे लाइफ को मेंटेन करता है। बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे जो चेस्ट वाला जो थोरेसिक रीजन्स होता है, मतलब हार्ट और जो लंग्स है वो जिसमें इंक्लूड्स होते हैं, वो होता है हमारा प्राण वायु, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, ये इसकी जो मोमेंट्स हमेशा ऊपर की साइड, अगर आप डायग्राम्स में देख रहे होगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ पे होता है, ऊपर के साइड्स होता है। ठीक है, और ऊपर के साइड्स और अंदर इनवर्ट्स की तरफ होता है। प्राण वायु का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही हमारा क्या होता है, जो हम ब्रीद करते हैं, जो ब्रीदिंग है वो आता है। ये क्या कंट्रोल करता है, जैसे हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी जो हार्ट बीट है, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो हम निगलते हैं वो है, छींकना, स्नीजिंग करना, कॉन्शियसनेस लेना, ब्लड की में ऑक्सीजन सप्लाई करना और लाइफ एनर्जी को बॉडी में लाना। अगर किसी के प्राण वायु वीक हो जाए तो उसे अस्थमा है,
ब्रीथलेसनेस है, एंजाइटी है, वीकनेस है, फैटिगी और लो ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो ये सब सिम्टम्स जिसमें आए तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अगर हमें अपने प्राण वायु को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? डीप ब्रीथ करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फ्रेश एयर थेरेपी लेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और मेडिटेशंस करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल होंगे। दूसरा अगर आपको दिख रहा होगा जिसमें आता है अपान, दिखाई दे रहा है? अपान आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज अ अपान। अपान वायु को, जो हमारा अपान वायु होती है वो बॉडी की क्लीनिंग सिस्टम है। ये बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको बाहर निकालता है। इसका जो लोकेशन अगर आप देख रहे हो तो कहाँ पे होता है? नॉवेल के नीचे और पैल्विक रीजन्स में होते हैं, जिसमें आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये हमेशा किधर की तरफ? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होती है। अपान वायु क्या कंट्रोल करती है? जो हमारा डिफेक्शन है, यूरिनेशन है, मेंस्ट्रुअल्स है, चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसिंग है और हमारी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अगर मान लो अपान वायु डिस्टर्ब हो जाए, देखो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम्स, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल्स प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और डिफ़िकल्ट टू लेबरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हमें फाइबर रिच फ्रूट्स खाना चाहिए, वाटर का इंटेक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सही पॉस्चर में बैठना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। फिर आता है हमारा समान वायु। अगर आप समान वायु देख रहे हो तो लिखा है डाइजेशन। तो देखो समान वायु को हम डाइजेस्टिव फायर कंट्रोलर कहा जाता है। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म्स का मेन कंट्रोलर होता है। इसका रीजन कहाँ पे होता है? नॉवेल्स रीजन में, यहाँ पे जहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब पाया जाता है। ये अगर इसका मूवमेंट्स देखो, अगर आप समान का मूवमेंट्स देख रहे होगे तो सर्कल से दिखाया गया है। इसका मतलब कि सेंटर की तरफ होता है। मतलब इसका काम क्या है समान वायु का? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म्स, डाइजेस्टिव एंजाइम की एक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करना है। कंट्रोल क्या करता है? ये प्राण और जो हमारा प्राण वायु है और जो हमारा अपान वायु है के बीच की बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। अगर समान वीक हो जाए, मतलब किसी को गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, इंडाइजेशंस की प्रॉब्लम हो जाए, मल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो जाए या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो जाए, तो वहाँ पे किसको कहते हैं? हमारा क्या इम्बैलेंस हुआ है? दैट इज़ द समान। अगर कैसे बैलेंस करेंगे? हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर च्यूइंग करके खाने को खाएं, रेगुलर मील्स टाइमिंग को फिक्स करें और डीप ब्रीदिंग। फिर आता है हमारा उदान वायु। उदान वायु जो है वो हमारे एक्सप्रेशंस एनर्जी है। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, दैट इज़ द उदान वायु। इसका लोकेशन जो है वो थ्रोट्स है, नेक है, हेड है। ये इसका डायरेक्शंस भी हमेशा ऊपर की तरफ होता है। उदान जो है, जैसे जो हमने स्पीच किया, बोला, वॉइस है, मेमोरी है, इंटेलिजेंसिंग है, थिंकिंग है, कॉन्फिडेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है या फिर जो हमारा विल पावर है वो आता है हमारे उदान में। योगा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब डेथ का समय होता है तो सोल को बॉडी के बाहर ले जाना भी उदान वायु का ही रोल माना जाता है। अगर किसी का उदान वायु डिस्टर्ब हो जाए, स्पीच डिसऑर्डर हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, डिप्रेशंस में जा सकता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस
हो सकते हैं। तो मेडिटेशन है, ओम की चैंटिंग है, प्राणायाम करिए, पॉजिटिव सोचिए और सिंगिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर बैलेंसिंग अ उदान वायु। अब लास्ट में हमारा आता है व्यान। व्यान जो है वो कहाँ पे है? व्यान वायु बॉडी का एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है। ये प्राण के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका लोकेशन इंटायर द बॉडीज होती है। इसका मोमेंट्स भी सभी डायरेक्शंस में होता है। व्यान जो है वो ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है, लिम्फ फ्लो को इम्प्रूव करता है, नर्व्स इम्पल्सेस पे काम करता है, मसल्स मोमेंट्स पे काम करता है, जॉइंट्स मोमेंट्स पे करता है, बॉडी कोऑर्डिनेशंस पे करता है, न्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पे करता है और स्वेटिंग्स पे करता है। अगर व्यान डिस्टर्ब हो जाए तो पुअर सर्कुलेशन है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नंबनेस हो सकती है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर्स और एडिमा जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो एक्सरसाइज करना, वॉक करना, सूर्य नमस्कार करना, मसाज करना, एयर बाथ इज़ द बेस्ट फॉर द व्यान। तो हमने अभी क्या देखा कि कितने प्राण हैं? बेसिकली हमारे 5 होते हैं। प्राण है, अपान है, समान है, उदान है और व्यान है। प्राण को ब्रीदिंग से, अपान को क्लीनिंग से, समान को डाइजेशन से, उदान को स्पीकिंग से और व्यान को हमने डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा है। ये पंच प्राण का इम्पॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉपर ब्रीद होना, डाइजेशंस भी स्ट्रॉन्ग होना, ब्लड सर्कुलेशंस नॉर्मल रखना, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का अच्छा काम करना, बॉडी में एनर्जेटिक और डिजीज़ फ्री रहना। इसीलिए योगा है या फिर आयुर्वेद है या फिर नेचुरोपैथी है, उसमें प्राणायाम, एयर थेरेपी, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफ को ही पंच प्राण को बैलेंस करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका माना गया है। यही पंच प्राण शरीर को स्वस्थ मतलब फिजिकल हेल्थ, मानसिक शांति, मेंटल पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का आधार होता है। अब हम लोगों ने 5 पंच प्राण के बारे में तो पढ़ लिया। उसी तरह अब हमारे कुछ उप प्राण होते हैं जिसको हम सब प्राण के भी नाम से जानते हैं। देखो, पंच प्राण के अलावा शरीर में 5 उप प्राण जिसको सब प्राण भी कहते हैं वो पाई जाती हैं, जो कि शरीर की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं और पंच प्राणों की सहायता करती हैं। जिसमें आता है नाग, ये मतलब जैसे जो हमने डकार ली या फिर जो हमने हिचकी ली उसको नियंत्रित करना। तब जब पेट में ज़्यादा गैस हो तो जो नाग है मतलब उप प्राण का, उससे डकार के रूप में बाहर निकालने में मदद करती हैं। फिर आता है हमारा कुम्र। कुम्र जो है वो आँखों की पलक झमकाना, जिसको हम ब्लिंकिंग बोलते हैं। ब्लिंकिंग और आँखों की सामान्य गति को नियंत्रित करती है। इससे आँख सूखने से बचती है और सुरक्षित रहती। फिर आता है क्रिकर। क्रिकर जो ये भूख है, प्यास है, छींक है या फिर कभी कभी जो खांसी है जैसी नेचुरल प्रोसेस को नियंत्रित करती है। ये शरीर को संकेत देता है कि कब खाना है, कब पानी पीना है। फिर आता है हमारा देवदंत। देवदंत जो हम जमाई लेते हैं, यामिंग करते हैं या फिर जो हम शरीर रिलैक्सेशन देने में मदद करती है। जो शरीर थक जाए या नींद आती है तो हमारा जो देवदंत है वो उप प्राण सक्रिय होता है। फिर आता है हमारा धनंजय। ये एक विशेष उप प्राण है जो मृत्यु के बाद कुछ समय तक जो शरीर में लोग कहते हैं जान है, बचा हुआ है, उस हृदय की कुछ क्रियाओं को शरीर में धीरे धीरे डिकम्पोजिशंस में हेल्प करती है। नाग जो है
डकार और हिचकी से, कुम्र जो है वो पलक झपकाना, क्रिकर जो है भूख और प्यास और छींक के लिए, देवन जो है जमाई और आराम के लिए, और धनंजय जो है वो मृत्यु के बाद कुछ समय तक शरीर में जीवित रहने के लिए है। तो आज उसके बाद अब हम लोग कुछ थ्योरी ऑफ नाड़ी मतलब नाड़ियों के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अब तक हम पंच प्राण के बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग इसको नाड़ी के साथ जोड़ेंगे। नाड़ी का मतलब क्या होता है? एनर्जी चैनल, मतलब ऊर्जा का मार्ग। जो नाड़ी है वो संस्कृत वर्ड से आई है जिसका मतलब होता है ट्यूब, ग्लास या फिर आर्टरीज, जिसका फंक्शन होता है प्राण्स या फिर वाइटल्स एनर्जी को इसमें कंडक्ट करा। देखो, आयुर्वेद और योगा के हिसाब से नाड़ी जो है वो एक तरह की जो सूक्ष्म चैनल है जिसमें प्राण मतलब वाइटल्स एनर्जी जो है वो पूरे बॉडीज़ में फ्लो करता है। ये हमारी बॉडीज़ की फिजिकल्स नर्व नहीं होती है, बल्कि एक ये जो है क्या होती है, ये फिजिकल्स नर्व्स नहीं होती है, बल्कि हमारी बॉडी का एक एनर्जी बॉडी होती है और ये एनर्जी पाथवे पे चलती है। योग ग्रंथ के अनुसार हमारी बॉडीज़ में लगभग 72,000 नाड़ी होती हैं और सभी नाड़ी का काम होता है बॉडी के हर पार्ट तक प्राण को पहुंचाना। इसमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ी है। 3 टाइप्स की वैसे नाड़ीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, इड़ा नाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इड़ा नाड़ी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड से शुरू होती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब बाएं नाक के छेद पे ख़त्म होती है। इसको हम चंद्र नाड़ी मतलब मून चैनल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नेचर कूल, काम और रिलैक्सेसिंग होती है। इड़ा नाड़ी मेनली कंट्रोल करती है हमारे माइंड्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे रिलैक्सेशन और पैरासिम्पैटिक्स नर्व्स को। जब इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो माइंड्स काम रहता है, कंसंट्रेशंस बढ़ता है, मेडिटेशंस अच्छी होती है और बॉडी जो है वो रिलैक्स फील होता है। मतलब इड़ा लेफ्ट साइड्स में होती है, मून शेप्ड की होती है, कूल होती है और माइंड्स को रिलैक्स करने वाली, रिलैक्सेशन के लिए होती है। फिर आता है हमारा दूसरा, जिसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी स्पाइन के राइट साइड से शुरू होती है और राइट नॉस्ट्रिल्स मतलब दाएं नाक के छेद तक जाती है। इसको हम सूर्य नाड़ी मतलब सन चैनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, गर्म होता है और ये जो है एक्टिव और एनर्जेटिक होती है। पिंगला नाड़ी कंट्रोल करती है हमारे फिजिकल्स एनर्जी को, बॉडी एक्टिविटी को, डाइजेशंस को, मेटाबॉलिज्म्स को और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम्स को एक्टिवेट करती है। जब पिंगला एक्टिवेट होती है तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है, किसी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है, अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पिंगला राइट सनसेप हीट्स और एनर्जी और एक्शंस के लिए होती है। अब जो हमारी तीसरी नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी स्पाइन के बिल्कुल बीच मतलब सेंटर से गुजरती है। ये बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ीज़ होती है। ये बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं उनको कनेक्ट करती है और नॉर्मली जो है वो सुषुम्ना एक्टिव नहीं रहती है। जब इड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब सुषुम्ना एक्टिव होती है। सभी
चक्र को कनेक्ट करना है, डीप मेडिटेशंस में हेल्प करना है, हायर कॉन्शियसनेस लेना है, स्पिरिचुअल्स ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशंस में सहायता करती है। सुषुम्ना को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन है, योगा है, सात्विक लाइफस्टाइल है, मेडिटेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनके रिलेशंस को देखें कि कैसे हम प्राण और नाड़ीज़ को संबंध क्या है, तो प्राण और नाड़ीज़ का जो रिलेशन समझना है वो बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि प्राण का मतलब समझो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली, और नाड़ी का मतलब है इलेक्ट्रिक वायर, मतलब बिजली का तार। जहाँ बिजली के तारों के थ्रू ही क्या होती, घरों में रोशनी आती है, वैसे ही प्राण नाड़ी के थ्रू बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल तक पहुंचता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक वायर टूट जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बिजली नहीं पहुंचती है। उसी तरीके अगर प्राण के फ्लो अगर डिस्टर्ब हो जाए या फिर नाड़ीज़ में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हमारा प्राण जो है, उसकी फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, डाइजेशन हो, रिस्पायरेशंस हो, सर्कुलेशन प्रभावित हो जाती है, और जो हमारा शरीर है, हमारी जो मानसिक डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है। इसलिए योगा, नेचुरोपैथी में डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशंस, एयर थेरेपी, प्राणायाम का प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे हमारी नाड़ी शुद्ध होती हैं, प्राण का फ्लो भी स्मूथ और बैलेंसिंग बना रहता है। तो मैंने बताया, तो ऑल ओवर हम देखें तो पंच प्राण और नाड़ीज़ जो है वो क्या होती है, हमारी बॉडीज़ का एनर्जी फाउंडेशन ऑफ योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी होती है, जिसमें हम लोगों ने प्राण जो कि एक वाइटल्स एनर्जी फोर्स है, जिसको फिज़िकल हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, वहीं पे नाड़ी जो है वो एक सस्टेबल चैनल्स है जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।